हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी 1776 में। वेल्थ डेफिनेशन दी है उन्होंने। अल्फ्रेड मार्शल का आपको पता ही होगा, उन्होंने जो है वेलफेयर डेफिनेशन दी है। रॉगर फ्रिस्क ने जो है क्लासिफिकेशन दी थी माइक्रो एंड मैक्रो की। और लायनल रॉबिन्स जो है उन्होंने जो है स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। तो पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं लायनल रॉबिन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दैट देयर शुड बी मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इज गिवन बाय। तो कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, ये किसने कहा था? ए सोशल इकोनॉमिक्स, बी लिबरल इकोनॉमिक्स, सी लेस इज फेयर मॉडल, डी बी एंड सी। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि इसमें जो है लिबरल इकोनॉमिक्स भी आएगा, इसमें लेस इज फेयर भी आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ करना है कि मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है इसका सी है, लेस इज फेयर मॉडल। लेकिन अगर दोनों दिए होंगे तो आपको दोनों देने हैं। इस क्वेश्चन में इसने आंसर दिया है डी बी एंड सी, तो आपको यही देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डायरेक्ट्स प्रोडक्शन इन मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी। तो सिंपल क्वेश्चन है, मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट है, satisfying capacity of a commodity is called, satisfying capacity of a commodity is called utility. Next है, ordinal utility approach is given by। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल, हिक्स, एडम स्मिथ या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हिक्स। हिक्स ने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया था। अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल दिया था। ठीक है। और एडम स्मिथ का आपको पता ही है। नेक्स्ट है, व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड देयर सप्लाई इट्स कॉल्ड। तो जब डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी सप्लाई से, तो उसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी। ठीक। प्राइस राइज नहीं बोलते। बार्टर आपको पता है, जब हम गुड्स एक्सचेंज करेंगे। इसके एग्जांपल है, जैसे रशिया के साथ इंडिया बार्टर सिस्टम करता था पहले, एलपीजी आने से पहले 1971 तक ऑलमोस्ट। तो वो है बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है, व्हेन इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर द पॉलिसी इज़ कॉल्ड। तो जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी, डिस्क्रिशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी या डेफिसिट। तो इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्शनरी, सी। एक्सपेंशनरी में क्या होता है? इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से। और डिस्क्रिशनरी जो है, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, टैक्स विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर बॉडी। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसको हम किसी दूसरे कंपनी या बॉडी को शिफ्ट नहीं कर सकते। जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसी को देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो पहले तीन तो डायरेक्ट टैक्स हैं, आपने पढ़ा होगा। एक्साइज ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती है। द मैक्सिमम रेवेन्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो मैक्सिमम रेवेन्यू पूछा है, मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस टैक्स से आता है? तो इजी क्वेश्चन तो नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स।
कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। नेक्स्ट है लेफर्स कर्व शो रिलेशन बिटवीन। लेफर्स कर्व जो है वो किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू, टैक्स ग्रोथ एंड टाइम, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू। इसमें ऐसे ग्राफ बनता है और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम रेट। क्योंकि इसके बाद जो है अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू कम होता है। ठीक है, यहाँ से रेट है और यहाँ से रेवेन्यू। तो ये है लेफर्स करो। तो ये किसके बीच में दिखाता है? टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू। हम टैक्स की कितनी रेट लगाएंगे और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट है एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट डिक्रीज द टैक्स इज। इनकम जब इंक्रीज होती है और टैक्स रेट जो है डिक्रीज हो तो टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है। जब इनकम इंक्रीज होती है और टैक्स रेट भी इंक्रीज हो तो उसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। और जब इनकम जो है वो इंक्रीज हो और टैक्स रेट जो है डिक्रीज हो तो उसको हम रिग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हर कोई कंट्री जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स ही इम्पोज करती है, रिग्रेसिव नहीं करती। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है कि इनकम जब इंक्रीज होगा और टैक्स रेट डिक्रीज होगी तो टैक्स कौन सा है? वो रिग्रेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स इम्पोज्ड ऑन टोटल वैल्यू प्रोड्यूस्ड सोल्ड और प्राइस ऑफ कमोडिटी। टैक्स जो है जो इम्पोज किया जाता है टोटल वैल्यू पे, टोटल वैल्यू जो है प्रोड्यूस हो, सोल्ड हो या किसी प्राइस पे कमोडिटी की, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एड वैलोरम। ठीक है, सेस आपको पता ही होगा, सेस होता है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर जो है फिर टैक्स हटाया जाता है। सरचार्ज जो होता है इसको हम सुपर टैक्स भी बोलते हैं। सुपर टैक्स मतलब फॉर एग्जांपल किसी की इनकम जो है वो 1 करोड़ है तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पर एक टैक्स ऑन टैक्स लगाती है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है जिसको हम सुपर टैक्स बोलते हैं या सरचार्ज बोलते हैं। 2%, 3%, 8%, वट एवर सरचार्ज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन टैक्स विड्रॉन वंस ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था सेस। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज इफ इनकम इज ग्रेटर देन 1 करोड़ द सरचार्ज रेट इज। तो क्वेश्चन पूछा है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अगर इनकम जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कितना सरचार्ज रेट लगाती है गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है 7%। ठीक है, और अगर हम बोले फॉरेन के लिए जो है 5% लगाती है 1 से 10 करोड़ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है सनवैट इज अदर नेम ऑफ एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सीवीडी या इनकम टैक्स। तो सनवैट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स किसको बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी को। ठीक है, नेक्स्ट है वैट रिप्लेसड द सेल्स टैक्स ऑन। तो सेल्स टैक्स जो है उसके बदले वैट लाया गया। तो डेट पूछी है कब लाया गया? तो इसका आंसर है अप्रैल 2005। अप्रैल 2005 में जो है सेल्स टैक्स जो है वो ख़त्म किया गया और उसके बदले वैट जो है लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है
जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट। तो जीएसटी जो है वो किस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर है 101। ये कब हुई थी? 2016 में। आर्टिकल कौन सा है? 246A। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ये पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है, या अमेंडमेंट ही पूछ सकता है। अच्छा, ये पूछे कि जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में निकल गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी वाज रिकमेंडेड बाय। जीएसटी किसने रिकमेंड की थी? तो इसका आंसर है कैलकार कमेटी। कैलकार कमेटी ने जो है जीएसटी जो है रिकमेंड किया था, और कब? 2004 में। और इसके चेयरमैन कौन थे? विजय कैलकार, जिनके नाम पे कैलकार कमेटी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जीएसटी काउंसिल वाज बंच ऑफ। तो जीएसटी काउंसिल में जो है कितने मेंबर थे? तो इसका आंसर है 33 मेंबर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लैब ऑफ जीएसटी। इनमें से कौन सी जो है जीएसटी की स्लैब नहीं है? तो जीएसटी की 4 स्लैब्स हैं। एक है 5%, एक है 12%, एक 18%, एक है 28%। तो इसका आंसर है बी, 11% स्लैब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन सी पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी इज अ बाई मंथली पॉलिसी। ठीक है, हर 2 महीने में, मतलब साल में 6 बार आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इनमें से? सीआरआर, एमएसएफ, रिवर्स आरआर, या आरआर? आरआर मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, या एमएसएफ? तो इसका आंसर है सीआरआर। ये 3 इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरेज बैलेंस दैट बैंक रिक्वायर्स टू डिपॉजिट विद आरबीआई। तो एवरेज बैलेंस जो कि बैंक को डिपॉजिट करना पड़ता है आरबीआई के पास, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीआरआर। वन सेकेंड, सीआरआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अच्छा, एसएलआर क्या होता है? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो ये एसएलआर जो है ये बैंक अपने पास ही रखती है सेफ, लेकिन ये पैसा जो है ये यूज़ नहीं कर सकते प्रॉफिट्स कमाने के लिए। ठीक है, और एनडीटीएल जो है ये होती है टोटल ट्रांजैक्शंस जो दिन की होती है। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इसको बोलते हैं। ये जो एसएलआर है, सीआरआर है, ये इसी का शेयर होता है। एनडीटीएल जो है ये टोटल अमाउंट होता है जो दिन का बैंक जो है सेल करती है, या पैसे आते हैं, जो भी बचता है लास्ट में उसको एनडीटीएल बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, फिक्स्ड रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक्स इज। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या एसएलआर? तो इसका आंसर है रेपो रेट। बैंक रेट भी है, लेकिन बैंक रेट जो है रेपो रेट के बाद यूज़ होती है। ठीक है, इट्स अ, हम इसको बोल सकते हैं कि इट्स अ पेनल्टी आफ्टर रेपो रेट, राइट? तो रेपो रेट इसका आंसर है। अच्छा, ये रेपो रेट जो है ये कितने दिन के लिए होती है? कम से कम पहले 90 डेज़ के लिए, फिर जो है एक्सटेंशन लेती है। ठीक है,
15 डेज़ का, फिर 75 डेज़ का, तो ऐसे ही चलता है। लेकिन मेनली अगर पूछा जाए तो 90 डेज़ इसका आंसर आएगा, ठीक है। MSF वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 2000 सॉरी 1 सेकेंड 2011 में, ठीक है। और ये MSF क्या होता है? इट्स लोन फॉर 1 डे, एमरजेंसी या ओवरनाइट लोन इसको बोलते हैं। और ये मिनिमम कितना होता है? 1 करोड़। मैक्सिमम कितना होता है? 2% ऑफ NDTL। तो मिनिमम होता है 1 करोड़, मैक्सिमम होता है 2% NDTL का, ठीक है। अच्छा, 2011 में किसने ये इंट्रोड्यूस किया था? महालिंगम जी, महालिंगम उनका नाम है, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट है MSS। MSS was introduced in, MSS क्या होता है भाई? MSS जो होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट इज़ टू बी सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एवरी, तो इन्फ्लेशन टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है कितने टाइम में? यही पूछा है ना, तो इसका आंसर है एवरी 3 years, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है किसने दिया था? कार्ल मैंगर ने, ठीक है। एडम स्मिथ का मैं बोल चुका हूँ आपको, और लायनल रॉबिन्स का भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स इन केस ऑफ, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किस में फेल होता है? वेबलॉन गुड्स, गिफन गुड्स, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है बोथ A एंड B। वेबलॉन गुड्स में भी और गिफन गुड्स में भी जो है लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड जो है इसका कर्व कैसे होता है? इट्स लाइक दिस, ठीक। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट बैंड प्रेफरेंसेस शिफ्ट डिमांड करो टू, फेवरेबल चेंज जो है अगर टेस्ट बैंड प्रेफरेंसेस में हो तो डिमांड करो को जो है शिफ्ट किस साइड में करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है राइट। अगर अनफेवरेबल होता तो लेफ्ट वर्ड्स, लेकिन ये फेवरेबल है तो राइट वर्ड्स शिफ्ट होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है इनकी क्या होती है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, न्यूट्रल या नल क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इनकम इंक्रीज जब होती है, इंक्रीज इन इनकम कॉजेज पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, क्रॉस आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, या नन ऑफ अबव। तो जब इनकम इंक्रीज होगी तो इसकी जो है पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट, ठीक, बजट लाइन। और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट, ठीक। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज गिवन बाय, 1 minute सॉरी, मार्जिनल, वेट अ सेकेंड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज गिवन बाय, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है किसने दी है? तो इसका आंसर है थुनेन, ठीक। रिकार्डो ने तो रेंट थ्योरी दी थी, कंफ्यूज नहीं होना।
मार्जिनल थ्योरी जो है वो दी थी THV थुनेन ने, और कब दी थी? 1826 में। ठीक। नेक्स्ट है MRP इज इक्वल टू, MRP किसके बराबर होता है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है किसके बराबर होती है? तो इट्स इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू MR। ठीक है, ए इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी? इनमें से कौन सा जो है assumption नहीं है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का? ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट मोबिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो है, परफेक्ट मोबिलिटी भी है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी है, इक्वलिटीज ऑफ इनकम है, इनइक्वलिटीज नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है इसी पे डाउट होता है, फिर इक्वलिटीज ऑफ इनकम इसका एग्जम्पशन है, ना कि इनइक्वलिटीज। ठीक। नेक्स्ट, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट वाज गिवन इन, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कब दी गई थी? 1817 में। किसने दी थी? रिकार्डो ने। और नेक्स्ट, विच कंपटीशन इज नोन एज प्राइस टेकर? तो कॉम्पिटिशन्स जो है परफेक्ट कंपटीशन है, और इनपरफेक्ट में ओलिगोपोली, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। इसमें से इन्होंने ये पूछा है कि प्राइस टेकर को किसको बोलते हैं? एक होता है प्राइस मेकर, एक होता है प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब जिसमें प्राइस डिटर्मिनेशन जो है टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई पे हो। ठीक है, मतलब बिल्कुल मार्केट पे। तो कौन सा वाला ऑप्शन है? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक। मोनोपोली हैज़, मोनोपोली की इलास्टिक डिमांड क्या है? डैश इलास्टिक डिमांड। ठीक, तो इसका आंसर है 1। यूनिटरी जिसको हम बोलते हैं, इसमें यूनिटरी ऑप्शन भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, या ED इक्वल्स टू 1। मोनोपोली हैज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है, ओलिगोपोली इज शिफ्टेड टू मोनोपोली बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। कार्टेल्स जो है एक ग्रुप्स बनाते हैं ओलिगोपोली में, तो उससे क्या होता है, वो फिर आपस में मिलकर मोनोपोली जो है एंजॉय करते हैं। ठीक है। द लोअर प्राइस लिमिट सेट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज, तो लोअर प्राइस लिमिट जो सेट करता है गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग, प्राइस डैम, प्राइस फ्लोर है, प्राइस टैग, उसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। राइट। देखिए इसमें ऑप्शंस जो है ना एक जैसे दिए होते हैं, तो फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आपने ऑप्शंस एक बार अच्छे से पढ़ने हैं, वहाँ पे तैयारी करके हर कोई जाता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में जो है प्रेशर जो हैंडल करे वही जो है उसी को सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं मिलती, मतलब आप यहाँ से पूरा तैयारी करके गए हो और वहाँ पे जो है आप एक्साइट हो गए, आपको पेपर इजी लगा। कभी ये भी होता है, कभी ये होता है कि आप प्रेशर में आ गए, आपको टाइम नहीं मिल रहा या कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका आंसर है प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग होता है अपर लिमिट। इसने लोअर लिमिट पूछी है, उसको प्राइस फ्लोर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एवरेज प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, तो एवरेज प्रोडक्ट पूछा है, किसके बराबर होता है? एवरेज प्रोडक्ट अपॉन एन नहीं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन एन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टोटल प्रोडक्ट जो है डिवाइडेड बाय एन। ठीक है,
और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द MP इज इक्वल टू AP इन स्टेज। कौन से स्टेज पे जो है AP और MP बराबर होता है? तो वो होता है स्टेज 1। 1 सेकेंड, वो होता है स्टेज 1। स्टेज 2 पे जो है TP मैक्सिमम होता है, राइट। स्टेज 3 पे क्या होता है? नेगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। PQLI was given by PQLI was given by। तो ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में से पूछा है उसने। PQLI मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स was given by, तो इसका आंसर है मॉरिस। ठीक। कैसल, कैसल ने क्या दिया था? PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट। टी स्वैन, इसने न्यू क्लासिकल थ्योरी दी थी। ठीक। तो नेक्स्ट है PPP वाज गिवन बाय कैसल इन। तो PPP कैसल ने दी थी, हमने बोला इससे पहले, कब दी थी? 1918 में, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थ्योरी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन। न्यू क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किन 3 फैक्टर्स या किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? लैंड लेबर एंड कैपिटल, लैंड लेबर एंड GDP, लैंड लेबर एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है लैंड लेबर एंड टेक्नोलॉजी। HDI वाई गिवन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसने दिया था? UNDP। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड बाय HDI। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इनमें से किसको कंसिडर नहीं करता? ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी रेट, स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग, या ओवरऑल वेल्थ। तो इसका आंसर है ओवरऑल वेल्थ को जो है कंसिडर नहीं करता HDI। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। इनमें से क्या एक प्रॉब्लम नहीं है डेवलपिंग इकोनॉमी के? देखिए, आप एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, क्वेश्चन को पूरा वहाँ पे पढ़ना, क्योंकि तेज़ी में मतलब एक्साइट होता है बंदा कि पेपर ख़त्म करना है, पेपर ख़त्म करना है, उसमें ये नॉट मिस हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी? लो per capita income, low level of income, underutilization of natural resources, predominance of urban sector। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा है। आपको इसमें लगेगा चारों तो है, क्या प्रॉब्लम नहीं है इनमें से? अब देखिए ध्यान से, प्रिडोमिनेंस ऑफ अर्बन सेक्टर बोला है, इसका प्रॉब्लम होता है प्रिडोमिनेंस ऑफ रूरल सेक्टर। कितना कंफ्यूज किया। देखिए आप फास्ट में आओगे ना, क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या होता है, आप क्वेश्चन बहुत तेज़ पढ़ते हो। पहले तो 50% बच्चे इस नॉट को पढ़ते ही नहीं है। अब जिसने नॉट पढ़ा भी, उसमें से भी 10-20% ऐसे होते हैं उनको ये जो है ना सारा एक ही जैसा लगता है। फिर वो सोचते हैं यार लो लेवल ऑफ इनकम नहीं होगा या कुछ तुक्का इधर उधर। ये जो है ना, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन ऑप्शन से टफ होता है, जैसे इसमें
नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड इकोनॉमी? कौन सी कंट्री कमांड इकोनॉमी की एग्जाम्पल नहीं है? चाइना, क्यूबा, ईरान, जर्मनी। तो जर्मनी है। ये तीन जो है ये कमांड इकोनॉमी की एग्जाम्पल्स हैं, जर्मनी नहीं है, तो इसका आंसर है जर्मनी। द कंसेप्ट ऑफ कमांड थ्योरी वाज गिवन बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ कमांड थ्योरी जो है वो किसने दिया था? ओटो न्यूर्थ ने। ठीक है, क्रिस बेल तो नहीं है, एडम स्मिथ के बारे में बात कर चुके हैं, मॉरिस के बारे में बात कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जो है इनमें से कौन सा नहीं है? फिर से देखो, नॉट। प्रोडक्ट प्राइस, बायर्स इनकम, सेलर्स इनकम, कंज्यूमर्स टेस्ट। तो इसका आंसर है सेलर्स इनकम। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा था ये वाला भी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ये तो इजी क्वेश्चन है, 1991। Which of the following is not an currency of international reserve account? यॉन, येन, यूरो या पाउंड? अब देखिए क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग है। आपको लगेगा यॉन भी है, येन भी है, यूरो भी है, पाउंड भी है, चारों तो पढ़े हैं हमने, लेकिन ध्यान से, पाउंड नहीं है, ब्रिटिश पाउंड है। ठीक, तो कितना कंफ्यूज किया यहाँ पे क्वेश्चनर ने। फिर कुछ बच्चे यॉन लिख के आ जाते, कुछ यूरो लिख के आ जाते, इसमें पाउंड जो, इसीलिए क्वेश्चन पूरा, एक तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो और ऑप्शंस पूरे अच्छे से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्ना? इनमें से महारत्ना कौन सी कंपनी नहीं है? बेल, आईओसीएल, सेल या डीआरडीओ? तो डीआरडीओ जो है इनमें से महारत्ना नहीं है। इंडिया हैज़ द डेडेस्ट नंबर ऑफ नवरत्नास? तो इंडिया के पास कितने नवरत्नास हैं? कितनी कंपनीज को जो है नवरत्न में रखा गया है? 16। ठीक है, इसका आंसर है 16B। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी वाज गिवन इन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी कब दिया था? तो इसका आंसर है 18th सेंचुरी में। ठीक है, द जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय, जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन ही है, एनएसओ। हाँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मिनिस्ट्री पूछे तो मॉप्सी। ठीक है, एनएनपी इज इक्वल टू, एनएनपी किसके बराबर होता है? जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस कैपिटल प्लस इनकम, या जीएनपी के बराबर होता है? तो इसका आंसर था जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीआई वाज गिवन बाय, आरबीआई का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो बी आर अम्बेडकर। इजी है। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड ऑन, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? 6 मार्च 1993, 5 मार्च 1934, 2 अप्रैल 1934 या 6 मार्च 1934? अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। आपको डेट अगर पता भी होगी तब भी चांस है 50% कि आप गलत करके आओगे।
क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ही कंफ्यूजिंग है। तो इसका आंसर है 5 मार्च 1934। ठीक है, 1934 में एक्ट पास हुआ था 5 मार्च को। ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वर शिफ्टेड टू मुंबई इन द ईयर। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट किया गया था मुंबई, किस साल में पूछा है। तो इसका आंसर है 1937। पहले कहाँ था? कलकत्ता। ठीक। और फिर शिफ्ट कहाँ हुआ? बॉम्बे। मुंबई या बॉम्बे एक ही बात है। ठीक है। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ? देखिए फिर से ऑप्शन देखिए, 1 जैन, 2 जैन, 1 जैन, 1 जैन। 1934, 1934, 1945, 1949। तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर एन टर्म ऑफ। आरबीआई गवर्नर जो है कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? तो इसका ऑप्शन है 3 इयर्स, और ये एक्सटेंड होती है 2 इयर्स के लिए। तो 5 से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्सटेंडेड है। ठीक है। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर वॉज। तो पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, अमिताभ घोष, बी आर राव। तो इसका आंसर है ऑसबॉर्न स्मिथ, जो है पहले आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है। कब बने? 1935 में। ठीक है। अच्छा, सीडी देशमुख कौन थे? ये थे फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर। ठीक है। अगर इंडियन पूछे तो सीडी देशमुख, और जैसे कि क्वेश्चन ने पूछा है डायरेक्ट आरबीआई गवर्नर, फर्स्ट आरबीआई, तो ऑसबॉर्न स्मिथ। अच्छा, अमिताभ घोष कौन थे? अमिताभ घोष जो है वो शॉर्टेस्ट सर्विंग थे। और बी आर राव कौन थे? बी आर राव थे लॉन्गेस्ट सर्विंग। ठीक है। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। आरबीआई का जो है सेंट्रल बोर्ड है, इसमें कितने मेंबर्स है होते हैं, यही पूछा है। 20 मेंबर्स, 21, 19, क्या ये चेंज होती रहती है? तो पहले तो ये चेंज नहीं होती, तो इसमें है 21 मेंबर्स। ठीक है, जिसमें 5 ऑफिशियल और 16 अनऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट, 2 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन, या बोथ ए एंड सी? बोथ ए एंड सी। 1 रुपीज़ की कॉइन और ना ही नोट। ठीक है, इनमें से कुछ भी आरबीआई इशू नहीं करता। रेपो रेट वाज स्टार्टेड इन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आप बोल सकते हैं डीप क्वेश्चन। मतलब ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछा है इसने, थोड़ा सा डीप गया है कॉन्सेप्ट में, डेट्स पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो इसलिए आप तैयारी ऐसे कीजिए कि क्वेश्चन मिस ना हो। आप पूरी तैयारी करके जाएंगे, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, और फिर आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नहीं निकल रहे वहाँ पे, तो सीधी सी बात है आपने तैयारी उतनी डीप नहीं की है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डीप तैयारी करें। तो इसका आंसर है 1992। अच्छा, अगर मैं पूछूं रिवर्स रेपो रेट कब स्टार्ट की गई थी, तो 1996 में। ठीक है।
नेक्स्ट है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड कंस्टिट्यूट ऑफ डैश डैश ऑफिशियल डायरेक्टर्स। तो इससे पहले मैं बोल चुका हूँ ये क्वेश्चन में 5। तो ये थे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से निकाले गए थे और इसमें से लगभग हर कोई टॉपिक कवर हुआ, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, या सब इंस्पेक्टर का हो, या आप जेके एसएसबी के बगैर भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छा सेशन था ये। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इससे हमको जो है अच्छा लगता है। हम और ऐसे जो है कैप्सूल्स लेकर आएंगे आपके लिए, जिससे आपकी रिवीजन बहुत ही अच्छी होगी और बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।